कमांडेंट और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। कोतवाली नगर इलाके की ये घटना है। राजधानी दिल्ली में बहन जी बोली तो सही, लेकिन बीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मायावती का मायाजाल साफ नहीं हो पाया कि रिटेल क्षेत्र में एफडीआई निवेश पे वो सरकार के साथ नजर आएगी या फिर सरकार के खिलाफ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रेस वार्ता की शुरुआत तो रिटेल क्षेत्र में एफडीआई की बुराई गिनाने से की, लेकिन साथ ही बहन जी का ढुलमुल रवैया भी सामने आ गया जब उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता के नाम पे वो एनडीए और भाजपा के साथ नजर नहीं आना चाहती और यूपीए सरकार ने विदेशी निवेश के साथ साथ राज्यों को निवेश लाने या न लाने की छूट भी दे रखी है। केंद्र सरकार द्वारा खुदरा बाजार अर्थात रिटेल में लिए गए विदेशी निवेश के निर्णय से यहाँ अपने देश के किसान, व्यापारी, मजदूर, छोटे छोटे दुकानदार, कुटीर उद्योग व कारखाने बुरी तरह से प्रभावित होंगे और तबाह हो जाएंगे और इसका सीधा असर यहाँ सबसे ज्यादा देश के गरीब एवं मध्यम वर्गों के लोगों के ऊपर ही पड़ेगा। एफडीए के मुद्दे पर तो मायावती का मायाजाल बरकरार रहा, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने सूबे में सत्ता के खिलाफ खरी खरी आवाज जरूर उठा दी और कह डाला कि अगर सपा बसपा को कॉपी करना चाहती है तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर करे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के सपा सरकार पर लगाए गए आरोप पर समाजवादी पार्टी ने किया है पलटवार। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी किसी की नकल नहीं करती है, बल्कि वो अपनी विचारधारा और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। देश भर की निगाहें एफडीआई के मुद्दे पर मायावती और मुलायम सिंह यादव पर टिकी है। दोनों ही दलों ने अपने फैसले पर सस्पेंस बरकरार रखा है। तीखे बयानों के लिए मशहूर मायावती को समाजवादी पार्टी की चुप्पी रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सपा पर नकल करने का आरोप लगा डाला है। जवाब में वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल यादव ने बीएसपी के आचरण पर ही सवाल उठाया है। पलटवार करते हुए वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी लोहियावादी विचारधारा की पार्टी है और वो किसी की नकल नहीं करती है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर साफ किया है कि रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर वो उस पक्ष में नहीं है। मायावती को चिंता क्यों हो रही? वो तो हम लोग करेंगे ही, वो तो करेंगे ही। चुस्त दुरुस्त बिल्कुल कानून व्यवस्था रहेगी उत्तर प्रदेश की। कानून से किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। कानून अपना काम करेगा। शिवपाल यादव यही नहीं रुके। शिवपाल यादव ने यह भी कहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मायावती क्यों परेशान है। यही नहीं, शिवपाल ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना समाजवादी सरकार की प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने समाजवादी पार्टी पे तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की डील चीनी मिल मालिकों से नहीं हो पा रही है, जिसके चलते गन्ना किसान परेशान हैं। एफडीआई मामले पे उन्होंने कहा कि सपा और बसपा इस पे अपना रुख साफ करे, नहीं तो जनता उन्हें गुमनामी के अंधेरे में फेंक देगी। उन्होंने सरकार से कुंभ में स्वच्छ पानी देने की भी बात कही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज कहा कि सरकार की डीलिंग चीनी मिल मालिकों से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण वो गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। सरकार सिर्फ अपना हित देख रही है, उनको किसानों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस सत्र में गन्ना मूल्य निर्धारित नहीं कर पाती है तो मिलों के गेट पे धरना देंगे। उन्होंने कुंभ में भक्तों को स्वच्छ पानी के लिए भी सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार टेनरी और सीवर नाले के पानी को कुंभ तक गंगा से अलग रखने की बात कही है। एफडीआई पे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को अपना रुख साफ करने के लिए भी उन्होंने कहा और ये भी कहा कि अगर ये दोनों पार्टियां ऐसा नहीं करती तो जनता इनको गुमनामी के अंधेरे में फेंक देंगी। लेकिन अभी तक
राज्य सरकार का गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न करना किसानों को बहुत चिंता कर रहा है। और अगर मैं सीधे सीधे कहूं तो सरकार की चीनी मिलों से जो डील चल रही है वो फाइनल नहीं हुई है। और आभास ये हो रहा है कि सरकार किसानों के हित की बलि देकर अपनी डील फाइनल करना चाहती है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 15 तारीख को मेरठ में एक हाहाकार रैली के आयोजन की भी घोषणा की है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के एक्स एमएलए ब्रजेश मिश्रा आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। केंद्र सरकार की सीधे अकाउंट में सब्सिडी ट्रांसफर करने के मामले में समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। सपा ने केंद्र को नोटिस जारी करने को सही ठहराया। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का कहना है कि केंद्र सरकार की इस योजना की टाइमिंग ठीक नहीं है। रामगोपाल का कहना है कि चुनाव आयोग के नोटिस को उनकी पार्टी सही मानती है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और इस मामले में जवाब तलब किया है। चुनाव संबंधी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो लोगों को न मिले। इसमें आशंका ये व्यक्त की गई है एक पक्ष की तरफ से कि इसका लाभ गुजरात के चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है। मेरी राय यह है कि केंद्र सरकार को गुजरात के चुनाव के बाद इसकी घोषणा करनी चाहिए थी। ये टाइमिंग ठीक नहीं थी और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने जो चिट्ठी लिखी है उसको मैं बिल्कुल ठीक मानता हूं। पॉन्टी चड्ढा हत्याकांड मामले में अब नया खुलासा सामने आया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं, सुखदेव सिंह नामधारी ने कहीं जानबूझकर हरदीप सिंह की हत्या तो नहीं की थी। आपको बता दें कि पहले ये कहा जा रहा था कि नामधारी ने बचाव में फायरिंग की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि नामधारी के गनर सचिन त्यागी ने उसे फायरिंग करने से रोका था और नामधारी की पिस्टल छीनने की भी कोशिश की थी, लेकिन नामधारी ने गार्ड को धक्का देकर हरदीप चड्ढा को 2 और गोलियां मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके अलावा ये भी खुलासा हुआ है कि 16 नवंबर को नामधारी ने उत्तराखंड से 25 आदमी मंगवाए थे, जिनमें से ज्यादातर हथियारबंद थे। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं, क्या नामधारी ने इरादतन ये हत्या की थी? उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 5 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन शीतकालीन सत्र में भी हंगामे की गर्मी जरूर नजर आने वाली है। पहले ही दिन से सत्र में हंगामे की संभावना है, क्योंकि पहले ही दिन विधानसभा के उपाध्यक्ष को लेकर चुनाव होना है, जिसको लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा। इसमें लगभग 7 कार्य दिवस हैं। ऐसे में सदन के पहले ही दिन यानी 5 दिसंबर को विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को लेकर चुनाव प्रक्रिया सरकार कराने जा रही है। सरकार अपनी तरफ से अनुसुईया प्रसाद मैकुरी को इस पद में बैठाने जा रही है। मंगलवार को इस पद को लेकर नामांकन किया जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार के मुताबिक उपाध्यक्ष के पद पर सत्ता पक्ष का कब्जा भी हो जाएगा, क्योंकि संख्या बल उनके साथ है। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया यह कहती है कि लोकसभा और विधानसभाओं में डिप्टी स्पीकर की कुर्सी विपक्ष को ही मिलती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस इस प्रक्रिया को पालन करने जा रही है। इस बार भी हम अच्छे लंबा सत्र चलाना चाहते हैं और अभी जो प्रोग्राम हमने दिया है वो 5 से 13 तारीख तक का प्रोग्राम जारी कर दिया है। 13 तक चलेगा और अगर लोग चाहेंगे कुछ काम और निकला तो उससे आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन मैं समझता हूं इस छोटे प्रदेश में जो ये शीतकालीन सत्र चल रहा है, इतना लंबा सत्र ये पहली बार चल रहा होगा। हालांकि इस बार के उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा कांग्रेस को परंपरा निभाने की दुहाई तो दे रही है, लेकिन भाजपा ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस के प्रत्याशी के आगे वो अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगी। साफ है, मैकुरी निर्विरोध चुने जा सकते हैं। अतीत इस बात का गवाह है कि उत्तराखंड विधानसभा में कामकाज से ज्यादा हंगामा बरपता है।
राज्य गठन से पिछले सत्र खत्म होने तक करीब 145 घंटे तक कामकाज ठप रहा है, जिससे न सिर्फ धन की बर्बादी हुई बल्कि सार्थक मुद्दों पर बहस भी नहीं हो पाई। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 5 दिसंबर को शुरू होने जा रहा है। विधानसभा के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि उसके गठन से करीब 145 घंटे हंगामे में बर्बाद हो गए, जिसके चलते सरकारों ने महत्वपूर्ण बिल बिना सार्थक चर्चा के अपने बहुमत के आधार पर पास करा लिए। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या फिर बीजेपी की, दोनों के निजाम में विपक्ष ने सरकार को तर्कों की बजाय सदन में हंगामा करके कार्रवाई का बहिष्कार करने को ही ज्यादा तरजीह दी है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो विधानसभा सत्र में समय की बर्बादी के मद्देनजर साल 2005 और 2009 सबसे ज्यादा कुख्यात रहे हैं, क्योंकि इन दोनों सालों के दौरान 18 घंटे से ज्यादा तक सदन नहीं चल पाया। इस साल अभी तक हुए विधानसभा के 2 सत्रों में ही 18 घंटे तक सदन का कामकाज ठप रहा है। उत्तराखंड विधानसभा का आने वाला सत्र कैसा चलेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तय है कि हंगामे का रिकॉर्ड इस बार टूटने जा रहा है। उत्तर प्रदेश से साइबर क्राइम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जहां शासन प्रशासन ने लाख कोशिश की हो, लेकिन आज तक इसे खत्म नहीं किया जा सका। जहां साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक निजी कंपनी व पुलिस अधिकारियों ने आज एक मीटिंग की। हम आपको बता दें कि एक निजी कंपनी ने साइबर कैफे से होने वाले क्राइम पर ध्यान रखने के लिए एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसको कैफे के मेन पीसी में इंस्टॉल कर बाकी कंप्यूटर पर आराम से नजर रखी जा सकती है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से पल पल की जानकारी लाइफ टाइम दिल्ली में बने हेड ऑफिस में मौजूद रहेगी। इसी से आपराधिक कार्य करने वाले आसानी से पकड़े जा सकते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी इसे समझ नहीं पाए और अधिकारियों के लाख समझाने के बाद भी वर्कशॉप में सोते ही नजर आए। लेकिन मेरठ शहर में ये हो पाना मुश्किल लगता है, क्योंकि साइबर क्राइम को रोकने के लिए की गई इस वर्कशॉप में पुलिस अधिकारियों के अलावा ज्यादातर पुलिसकर्मी सोते या मोबाइल पर बात करते ही दिखाई दिए। गन्ने का पेराई सत्र 1.5 महीने गुजर जाने के बावजूद प्रदेश की कई चीनी मिलों के चालू न होने पर और समर्थन मूल्य के मुद्दे पर आरएलडी ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। गन्ने को लेकर प्रदेश सरकार अब घिरती नजर आ रही है। विधानसभा में गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न किए जाने पर सरकार पर हमला करने वाली आरएलडी ने अब सदन के बाहर लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। पेराई सत्र के इतने दिन बीतने के बावजूद आधे से अधिक चीनी मिलों के बंद रहने को लेकर आरएलडी से सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। लखनऊ में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को 10 दिसंबर तक की मोहलत दी है। मुन्ना सिंह चौहान का दावा है कि अगर सभी चीनी मिलें 10 दिसंबर तक चालू नहीं हुई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ठप कर दिया जाएगा। सरकार को मोहलत देते हुए आंदोलन की धमकी देकर आरएलडी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। ऐसे में सरकार आरएलडी के इन मांगों को कितना तवज्जो देती है, ये देखना ज्यादा दिलचस्प होगा। बुलंदशहर और संभल में ऑनर किलिंग का मामला अभी चल ही रहा था कि पूर्वांचल के गोरखपुर में भी ऑनर किलिंग का मामला प्रकाश में आया है। गोरखपुर के चिलुआताल थाना इलाके में जमहरा गांव में 20 वर्षीय पूनम नामक युवती की उसके भाई ने ही हत्या कर दी। अपनी बहन के प्रेम संबंध से नाराज उसके भाई ने अपनी बहन की हत्या कर लाश गांव के बाहर अरहर के खेत में फेंक दिया। पूनम का संबंध गांव के ही एक युवक के साथ था। उसकी शादी कहीं और तय हो जाने के बावजूद वो अपने प्रेमी से छिप छिप कर मिलती थी और वे घर वालों की मर्जी से शादी करने से इनकार करती रही। फिलहाल पुलिस ने हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसकी टीम गई और डॉग स्क्वाड आ गया, तो डॉग जो है वो लड़की के घर में ही जाके बार बार रुक जाता था। तो हम लोग को ये पुष्टि हुई कि इसका शक हुआ कि कोई घर का आदमी इन्वॉल्व हो सकता है, और इस पॉइंट को रखकर हम लोगों ने विवेचना की, मुखबिरों को भी लगाया। तो उसका भाई जब उस दिन पकड़ा गया था तो भाई को जब बातचीत हो रही थी तो उसके स्वेटर पे कुछ खून के दाग वगैरह थे जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था।
तो फिर टीम को लगाया गया और अब कल शाम को जब वो पकड़ के आए और उनसे सख्ती की गई तो उन्होंने खुलासा कर दिया इस लड़की की शादी वो कहीं और करना चाहते थे, उसका पूर्व से कोई संबंध था और इस बात को वो स्वीकार नहीं करते थे। तो देखा जाए तो ये एक ऑनर किलिंग का ही मामला निकल के आता है। बताया जा रहा है कि पूनम 22 नवंबर दिन रविवार को